सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द आयरिशमैन के बारे में। यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो आगे चल करके एक हिटमैन बनता है, मगर जैसे जैसे उसका सफर आगे बढ़ता है वो बदल करके रख देता है पूरी क्राइम की दुनिया को। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है फ्रैंक शीरन। शीरन अपनी कहानी बता रहा होता है कि अब तक उसकी जिंदगी में क्या हुआ है। वो सबसे पहले शुरुआत करता है कि एक वक्त में वो ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, लेकिन वो अपने शुरुआती वक्त के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक और हमारे सामने आता है कुछ सालों पहले का दृश्य, जब हम देखते हैं फ्रैंक को। वो अपने परिवार के साथ बाहर जा रहा होता है। फ्रैंक के साथ उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है रसेल बुफेलिनो। जैसे ये लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फ्रैंक बताता है कि ये लोग उसके दोस्त की बेटी की शादी में जा रहे हैं, मगर ये सफर बहुत ही लंबा होने वाला है। इनको जाने में बहुत वक्त लगेगा, मगर ये ड्राइव करके ही जाना चाहते हैं। रास्ते में ये लोग बातें करते हैं और रसेल अपने बारे में बताता है कि उसे भी रास्ते में रुकना पड़ेगा, उसे थोड़ा काम है, और फ्रैंक मान जाता है। अब बातों ही बातों में फ्रैंक बताना शुरू करता है कि आखिर उसकी मुलाकात रसेल से कैसे हुई और उनकी दोस्ती कैसे आगे बढ़ी। अब यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में और हम फ्रैंक के जवानी का दृश्य देखते हैं जब वो एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। उसके ट्रक में बहुत सारा मांस भरा जाता था। वो सारे मांस को लेता था और चला जाता था दूसरी जगह पर डिलीवरी देने के लिए। जैसे ही फ्रैंक के ट्रक में वो लोग मांस को भरते थे, वो सारे दरवाजों को सील कर देते थे ताकि कोई भी उसे खोल ना पाए। एक दिन फ्रैंक जैसे ही एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है, उसकी ट्रक खराब हो जाती है। तब वो उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। बहुत देर वक्त बीत जाता है। दूसरी तरफ हम रसेल को देखते हैं जो इन सारी चीजों को देख रहा है। रसेल को गाड़ियों से लगाव है। वो किसी भी गाड़ी को देख करके बता सकता है कि आखिर उसमें क्या दिक्कत है। वो अपने आप को नहीं रोक पाता और चला आता है ट्रक के पास। वो आगे के पार्ट पुर्जों को देखता है और फ्रैंक को एग्जैक्टली बताता है कि आखिर इस ट्रक में दिक्कत क्या है। इन चीजों को देखने के बाद अब फ्रैंक बहुत ही ज्यादा प्रभावित है रसेल से। उसे लगता है कि रसेल इस पेट्रोल पंप को चलाता है, मगर बाद में उसे पता लगता है कि रसेल पेट्रोल पंप नहीं चलाता, बल्कि वो उससे कई ऊंची चीज है। एक दिन जब रसेल बैठा होता है एक बार में, तभी उसका दोस्त उसको मिलवाता है स्किनी नाम के आदमी से, जिसको बहुत सारा मांस चाहिए अपने बार के लिए। वो आकर के बात करता है फ्रैंक से और कहता है कि मुझे हमेशा ही मांस की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये मांस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं किसी भी दुकान से खरीदने जाऊंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मुझे पता है कि तुम इसी का कारोबार करते हो। मुझे ये बात भी पता है कि ये मांस तुम्हारा नहीं है, इसीलिए मैं डील लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। अगली बार जब तुम मांस की डिलीवरी लेकर के जाओ तो रास्ते में ट्रक को रोक देना। मैं उसमें से थोड़ा सा मांस निकाल लूंगा, मेरे भी पैसे बच जाएंगे और तुम्हें ऊपर की कमाई हो जाएगी। फ्रैंक को भी आइडिया अच्छा लगता है कि उसकी ऊपर की थोड़ी आमदनी हो जाएगी। अगली बार जब वो लोग मांस को लोड कर रहे होते हैं तब इसे कहते हैं सील लगाने के लिए, लेकिन फ्रैंक चालाकी करता है। वो सील दरवाजे में ना लगा करके अपने हाथों में छुपा लेता है ताकि स्किनी को मांस देने के बाद वो खुद से लगा देगा इस सील को। थोड़े समय ड्राइव करने के बाद वो पहुंच जाता है स्किनी के पास। उसे जितना भी मांस चाहिए वो देता है और उसके बाद सील लगा देता है। फिर उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसे डिलीवरी देनी है। सारे लोग मांस को बाहर निकालने लगते हैं, मगर अकाउंटेंट जब आकर के मांस को गिनता है तब उसे पता लगता है कि मांस कम है। वो आकर के तुरंत पूछता है यहाँ पर फ्रैंक से। फ्रैंक को पता लग जाता है कि अब दिक्कत हो सकती है। तब वो इस आदमी को कुछ पैसे खिलाता है। अब यहाँ पर फ्रैंक को आइडिया आता है कि वो ये काम आखिरी बार नहीं कर रहा है, वो हमेशा ही इस काम को करना चाहता है, इसीलिए यहाँ के लोगों को भी मिला करके रखना पड़ेगा। वो अंदर जाता है और वहाँ पर भी पैसे खिलाता है। अब उसका काम अच्छा चलने लगा है। वो जब भी लेकर के मांस आता है स्किनी को दे देता है। धीरे धीरे उसका मोल बढ़ते जा रहा है। वो और भी जगह मांस दे रहा है। सबको पता लग गया है कि अगर किसी को भी सस्ता मांस चाहिए तो उन्हें फ्रैंक से कांटेक्ट करना चाहिए। जितना वो माल लेकर के निकलता है उससे बहुत कम मांस की डिलीवरी देता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसने सारे मांस पहले ही बेच दिए हैं और खाली ट्रक लेकर के पहुंच जाता है उन लोगों के पास। तब वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। फ्रैंक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं बस एक ट्रक ड्राइवर हूँ। वो लोग सील खुद से लगाते हैं। तुमने देखा कि दरवाजे पर सील था। अब सामान अंदर है या नहीं है ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस बात से इन कंपनी वालों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और जिस कंपनी ने इन्हें मांस भेजा था वो लोग उस पर केस कर देते हैं। तब कंपनी वाले सीधा केस करते हैं फ्रैंक पे। फ्रैंक को लगता है कि वो फंस जाएगा। उसे अपने आप को बचाने के लिए एक वकील की जरूरत है। वो सीधा पहुंचता है बिल नाम के वकील के पास। वकील पूरी हिस्ट्री पूछता है फ्रैंक की और एक भारी केस बना करके पहुंचता है वकील के सामने और सारी दलीलों को पेश करने लगता है। वो पुराना पूरा रिकॉर्ड दिखाता है फ्रैंक को कि पिछले इतने सालों में उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली है और वो कई साल से कंपनी के लिए काम करता आ रहा है। आज जब कहीं और घपला हुआ तब ये सारे लोग इस पर इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जज को ये सारी दलीलें पसंद आती हैं और वो छोड़ देता है फ्रैंक को। और फ्रैंक बहुत खुश है। वो बिल के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है। तभी यहाँ पर रसेल आता है बिल से मिलने के लिए, क्योंकि वो बिल का कजिन है। तभी उसकी नजर पड़ती है फ्रैंक पे। तब ये दोनों बात करने लगते हैं। इन्हें याद आ गया कि ये लोग आखिरी बार कहाँ पर मिले थे। फ्रैंक को भली भांति पता है कि रसेल क्या चीज है, मगर रसेल को पहली बार पता लगता है कि फ्रैंक एक बहुत ही बेहतरीन आदमी है। जब बिल उसे पूरी कहानी बताता है कि इस आदमी ने सारा मांस तो बेचा ही, खाली ट्रक लेकर के पहुंच गया कंपनी वालों के पास और इतना गुदा शायद किसी में भी नहीं है। इन बातों को सुनने के बाद अब रसेल बहुत प्रभावित होता है
और कहता है कि आज से तुम ट्रक चलाना छोड़ दो, अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। और फ्रैंक भी मान जाता है। तब हमें पता लगता है रसेल के धंधे के बारे में। शहर में जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो सब रसेल करता है। बिना उसकी मर्जी के शहर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसको सारे क्राइम की खबर होती है, क्योंकि कुछ भी करने से पहले लोग पहले उससे परमिशन लेते हैं। और रसेल के ऊपर इस शहर में बस एक ही आदमी है और वो है एंजेलो ब्रूनो। जैसे जैसे फ्रैंक काम करते रहता है पूरे ग्रुप में उसका नाम हो जाता है कि फ्रैंक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो जब काम करता है तो किसी को भनक तक नहीं लगती। ये बात पहुंच जाती है ब्रूनो तक। तब ब्रूनो उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अब शहर में भी सारे लोग जान चुके हैं फ्रैंक के बारे में कि वो कितना खतरनाक है और रसेल के लिए काम करता है। जब एक दिन फ्रैंक एक कैफे में होता है तभी एक आदमी आकर के बैठता है उसके पास और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं अरे गहरे लोगों के लिए काम नहीं करता, चले जाओ यहाँ से। तब ये आदमी कहता है कि मैं चाहूँ तो रसेल के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन इसमें न तुम्हारा फायदा होगा न मेरा। रसेल मुझसे ज्यादा पैसे मांगेगा और उसके साथ साथ वो तुम्हें कम पैसे देगा। अगर ये काम तुम डायरेक्ट कर दो तब हम दोनों का फायदा हो जाएगा। इतना कहने के बाद वो ढेर सारा पैसा देता है फ्रैंक को। फ्रैंक कहता है कि काम क्या है। वो बताता है कि मेरी एक लॉन्ड्री की शॉप थी, बहुत ही पुरानी, बहुत वक्त से चल रही थी। अचानक एक दिन एक आदमी ने मेरे लॉन्ड्री शॉप के सामने एक दूसरी दुकान खोल दी और अब वो कम पैसे में काम कर रहा है। कोई भी मेरे दुकान पर नहीं आता। हम लोगों ने कई बार कोशिश की उनसे बात करने की, मगर वो हर बार हमें डराते रहते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। तुम्हें बस उन लोगों को डराना है ताकि उन्हें ये बात पता लगे कि मैं चुप नहीं बैठूंगा। फ्रैंक मान जाता है। जैसे ही रात होती है वो बहुत सारा डायनामाइट लाता है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है। वो ऐसे लोगों को नहीं डराता। वो पूरे के पूरे उस लॉन्ड्री को उड़ाना चाहता है। मगर अब वो इस काम को अंजाम देता उससे पहले ब्रूनो के आदमी चले आते हैं उसके पास और फ्रैंक को कहते हैं कि हमारे साथ चल, ब्रूनो तुमसे मिलना चाहता है अभी के अभी। तब फ्रैंक चला जाता है क्योंकि वो ब्रूनो को ना नहीं बोलना चाहता। ब्रूनो को कोई भी ना नहीं बोलता। जहाँ जाकर के फ्रैंक बैठता है वो देखता है कि रसेल भी यहीं पर है। फ्रैंक कहता है कि सुना है कि तुम्हें नया काम मिला है, वो काम क्या है? फ्रैंक उसे सच्चाई बताता है और कहता है कि एक लॉन्ड्री वाले को डराना है जो दूसरे लॉन्ड्री वाले को परेशान कर रहा है। ब्रूनो कहता है कि तुम उस लॉन्ड्री वाले को कैसे डराओगे? फ्रैंक कहता है मैं डायनामाइट लेकर के आया हूँ, पूरे के पूरे लॉन्ड्री को उड़ा दूंगा। तब ब्रूनो बताता है कि वो लॉन्ड्री मेरा है और जो आदमी तुम्हारे पास ऑफर लेकर के आया था उसका नाम है फिशरमैन। उसे ये बात भली भांति पता थी कि अगर वो रसेल के पास जाता तो रसेल काम के लिए मना कर देता, इसीलिए वो तुम्हारे पास आया और तुम्हें ये बात नहीं बताई कि वो लॉन्ड्री किसकी है। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक माफी मांगता है ब्रूनो से। कहता है कि अगर मुझे जरा सा भी पता होता तब मैं कभी भी इस काम को हाथ नहीं लगाता। मैं आपके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता। ब्रूनो कहता है कि मेरे खिलाफ कोई जा भी नहीं सकता। अगर अभी तुम यहाँ पर जिंदा हो तो सिर्फ रसेल की वजह से, वरना मेरे आदमियों ने तुम्हें ढेर कर दिया होता। तो रसेल का शुक्रिया अदा करो। अब फ्रैंक सच में एहसानमंद है रसेल का, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है कि फिशरमैन ने उसे बेवकूफ बनाया। वो बंदूक लेता है और जाकर के सीधा भेजे में गोली मारता है फिशरमैन के और उसे मारते ही बंदूक को ला करके फेंक देता है एक नदी में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बंदूकें पड़ी हैं। जब भी कोई किसी को मारता है तो सबूतों को मिटाने के लिए बंदूक को ला करके यहीं पे फेंकता है। जल्दी ये बात चारों तरफ फैल जाती है कि फ्रैंक ने फिशरमैन को मार दिया। अब सब उससे डरने लगते हैं। सबको पता लग गया है कि आदमी कितना खतरनाक है। अब सारे लोग उसके पास ऐसे ही काम के ऑफर लेकर के आते हैं दूसरों को मारने का और फ्रैंक धड़ल्ले से लोगों को मारना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो इस शहर का सबसे बड़ा हिटमैन बन गया है। सब उससे डरते हैं और उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और उसने बहुत सारा पैसा भी कमा लिया। जैसे जैसे पैसा आता है उसकी हरकतें भी बदलने लगती हैं और वह याशी करने लगता है। सबसे पहले वो अपने लिए एक दूसरी औरत को चुनता है और उस औरत के साथ वो इतना ज्यादा मशगूल हो गया है कि इस बात को भूल गया है कि उसका एक परिवार भी है। जैसे जैसे समय बीतता है रसेल फ्रैंक को कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो शहर के सबसे बड़े लोगों में से एक है। उसका नाम है जिमी हॉफा। उसकी एक बहुत ही क्लीन इमेज है, लेकिन उसके साथ साथ वो गलत काम भी करता है। उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसके सारे गलत काम को देख सके और लोगों में इस बात को बना करके रखे कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता और न ही उसके साथ गद्दारी कर सकता है। और मैं चाहता हूँ कि वो आदमी तुम बनो। फ्रैंक मान जाता है। तब उसकी मुलाकात होती है जिमी हॉफा से। जिमी हॉफा यूनियन लेबर का हेड है। उसके साथ साथ पेंसिल्वेनिया क्राइम फैमिली का भी सदस्य है, मगर ये बात किसी को भी पता नहीं। उसके बहुत सारे लीगल बिजनेसेस हैं, लेकिन वो सारे बिजनेसेस चलते हैं इलीगल कामों से और वहीं से सारे पैसों को ला करके वो वाइट करता है। वो कभी भी किसी भी इलीगल काम में सामने से नजर नहीं आता क्योंकि उसे एक पॉलिटिशियन बनना है और वो अपने आप को अभी भी एक पॉलिटिशियन मानता है। अब उसका सारा का सारा काम फ्रैंक कर रहा है क्योंकि उसके काम से बहुत सारा पैसा जाता है क्राइम फैमिलीज को। एक तरीके से वो बहुत सारी क्राइम फैमिलीज का बैकबोन है। फ्रैंक ने उसके काम को बड़े ही अच्छे तरीके से संभाला है, यहाँ तक कि अब जिमी का काम बेहतर ही होते जा रहा है। जिमी बहुत प्रभावित होता है फ्रैंक से। ये दोनों एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। जिमी हमेशा आता है फ्रैंक के घर पे। फ्रैंक की एक बेटी है जिसका नाम है पेगी। पेगी बहुत ही ज्यादा करीब हो जाती है जिमी से क्योंकि वो हर तरफ पिता का प्यार ढूंढ रही थी, जो प्यार उसे कभी भी फ्रैंक ने नहीं दिया। फ्रैंक अपने एक काम में मशगूल रहता था, लेकिन जिमी को देखने के बाद उसे अपने पिता की याद आती है और वो उसमें अपना पिता ढूंढती है और जिमी भी अपनी बच्ची की तरह प्यार करता है पेगी को।
सारी चीजें ठीक जा रही होती है। तभी 1960 का चुनाव होता है और इस चुनाव को जीतता है रॉबर्ट एफ कैनेडी, जिसके जीत से रसेल बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन उसके जीत से उतना ही ज्यादा जिमी दुखी है। वो उसे पसंद नहीं करता। जैसे ही कैनेडी प्रेसिडेंट बनता है, वो सबसे पहले अपने भाई को बनाता है वहाँ का अटर्नी, जिसका नाम है रॉबर्ट। और रॉबर्ट सबसे बड़ा दुश्मन है जिमी का। वो किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है उसे। उसने एक नया स्क्वाड भी बनाया है जिसका नाम है गेट हॉफा। वो चारों तरफ से उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस चीज को देखने के बाद जिमी की हालत खराब हो रही है, तुरंत वो जिमी के ऊपर केस कर देते हैं, वो भी जूरी टेम्परिंग का, कि उसने जूरी के साथ टेम्परिंग की है। अब जिमी को लग रहा है कि उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर वो फ्रैंक को प्रेसिडेंट बनाता है अपनी एक यूनियन का। इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक बहुत ही ज्यादा खुश है। वो पूरे तरीके से मदद कर रहा है जिमी की। जिमी का केस ऐसे ही चलते जाता है। जिमी को पता है कि ऐसे केसेस में कैसे फेर बदलाव करना है। तभी केस के बीच में रॉबर्ट कैनेडी की हत्या हो जाती है। जिस चीज को देखने के बाद जिमी खुश है, मगर उसका दिमाग तब खराब होता है जब वो देखता है कि सारे झंडों को नीचे किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति की हत्या हुई है। मगर जैसे ही लोग उसके यूनियन के झंडे को नीचे करते हैं, वो गुस्से में उसे दोबारा ऊपर कर देता है और ये एक नेशनल क्राइम है। जिमी के ऊपर केस चलना शुरू हो जाता है। उसे 4 साल की सजा हुई है। फिर वो अपना सारा काम सौंप देता है फिट्जसिमन्स नाम के एक आदमी को, क्योंकि ज्यादातर काम को फ्रैंक पहले ही कर रहा है। जब वो जेल में होता है, वो अंदर से ही गाइड करते रहता है इन्हें। फ्रैंक बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, मगर दूसरी तरफ फिच अपनी चालाकी दिखाना शुरू करता है। उसकी पूरी प्लानिंग है कि वो जिमी को साइड कर दे और उसका पूरा एम्पायर ले ले। धीरे धीरे वो इस चीज में सफल भी होता है। जैसे ही जिमी जेल से बाहर आता है, उसे एहसास होता है कि उसके खुद के यूनियन ने उसे निकाल दिया है और उसकी जगह वो फिच को दे रहे हैं। इस बात से जिमी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो ये सारी बातें बताता है फ्रैंक को। तब ये दोनों एक आदमी से मिलने जाते हैं जिसे सारे लोग टोनी प्रो कह के बुलाते हैं। टोनी जैसे ही जिमी को देखता है, गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम शायद इस बात को भूल गए हो कि हम दोनों एक साथ जेल में थे। मैं एक दिन तुम्हारे पास आया था मदद मांगने के लिए, तब तुमने मदद करने से मना कर दिया और उसके साथ साथ तुमने मुझे गालियां भी दी। तब फिच ने आकर के मेरी मदद की और तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से मैं फिच के खिलाफ जाऊं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इन बातों को सुनने के बाद जिमी उसे दोबारा गालियां देता है। तब ये लोग यहीं पर लड़ने लगते हैं। फ्रैंक उसे लेकर के आता है वापस। जिमी अब हर जगह अपनी कोशिश कर रहा है। उसके जितने भी लोग थे, वो सारे लोगों से जाकर के मिलता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता। सबके सब फिच के साथ हो चुके हैं। इस चीज को देखने के बाद जिमी परेशान होने लगता है, मगर वो कोशिश करना बंद नहीं करता। तब उसकी कोशिशों से बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फिच अब तक काम को अच्छे से संभाल रहा था जब तक यहाँ पर जिमी नहीं था। मगर जब से जिमी जेल से बाहर आया है, उसने सबको परेशान कर दिया है, जिससे काम में भी दिक्कत आ रही है। सारे लोग परेशान हो चुके हैं। सबका यही मानना है कि जिमी आखिर जेल से बाहर आया ही क्यों। इसी बीच फ्रैंक को पता लगता है कि उसे अवार्ड मिलने वाला है। तब वो सबको कहता है कि अवार्ड जिमी के नाम से लेना चाहता है। जिमी ने ही उसे ऐसी शोहरत दी है। अब जिमी को भी खुशी होती है फ्रैंक को अवार्ड दे करके। तभी जिमी के पास रसेल आता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से सारे लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हें मरवाने की। इन बातों को सुनने के बाद जिमी भड़क जाता है और कहता है कि किसी की औकात नहीं है कि मुझे मरवा दे। मेरे पास सबके खिलाफ सबूत है। अगर कोई भी मुझे मारने आया तो मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगा। सारा का सारा अंडरवर्ल्ड खत्म हो जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद रसेल भी चुप हो जाता है। तब फ्रैंक आता है उसके पास समझाने के लिए, मगर जिमी किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं रसेल को, जो फ्रैंक को एक अंगूठी देता है और कहता है कि अंगूठी बहुत ही ज्यादा खास है, खास करके क्राइम फैमिली में। ऐसी सिर्फ 3 अंगूठियां हैं। पहली अंगूठी है ब्रूनो के हाथ में, दूसरी मेरे हाथ में है और अब तीसरी अंगूठी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें इसकी लाज रखनी है। इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक बहुत खुश होता है। अब कहानी चली आती है उस समय में जब ये लोग जा रहे होते हैं फ्रैंक के दोस्त की बेटी की शादी में। तभी जिमी कॉल करता है फ्रैंक को और उसे बताता है कि मुझे पता है तुम डेट्रॉइट शहर जा रहे हो। मेरी वहाँ पर एक मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि मीटिंग में तुम मेरे साथ रहो। फ्रैंक हाँ कह देता है, मगर जैसे ही ये बात रसेल को पता लगती है, वो उसे कहता है कि तुम उसके साथ नहीं जाओगे। फ्रैंक को ये बात समझ में नहीं आती, मगर वो रसेल को कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह वो जैसे ही जगता है, रसेल उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम तुरंत निकलो डेट्रॉइट शहर के लिए। वहाँ से तुम्हें लोग लेकर के जाएंगे एक एड्रेस पे। फ्रैंक निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद लोग उसे लेकर के जाते हैं घर में, जहाँ पर जमीन पे प्लास्टिक लगाया गया है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि आज फ्रैंक को किसी को मारना है। तभी वो देखता है जिमी को। जिमी कहता है कि मेरी मीटिंग कहीं और होने वाली थी, लेकिन अब वो मीटिंग यहीं पर होगी। इस बात को सुनते ही फ्रैंक समझ जाता है कि उसे जिमी को ही मारना है। जिमी और वो दोनों अंदर आने लगते हैं। अंदर आते ही जैसे ही जिमी पीछे घूमता है, फ्रैंक उसे शूट करके यहाँ से चला जाता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो जिमी को मारना नहीं चाहता था। वापस जाने के बाद उसके पास रसेल आता है और कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पूरी दुनिया जिमी की दुश्मन हो गई थी। अगर तुम जिमी को चुनते तब तुम भी मारे जाते और कहीं मैं भी मारा जाता। हमने अब तक अपनी जिंदगी में जितनी भी चीजें कमाई थी वो सब कुछ खत्म हो जाता। जिमी किसी का सगा नहीं था। उसे मार करके तुमने अच्छा किया। तुमने अपने भविष्य को संवारा है। इन बातों को सुनने के बाद अब कहीं ना कहीं फ्रैंक भी शांत हो जाता है। दूसरी तरफ लोग उसकी बॉडी को जला देते हैं ताकि किसी को इसके बारे में
में कानो कान खबर ना हो। थोड़े समय के बाद जब फ्रैंक अपने घर पे होता है तभी टीवी पे एक खबर आती है कि जिमी हॉफा कहीं गायब हो गया है। इस बात को सुनते ही पेगी समझ जाती है कि उसे मार दिया गया, क्योंकि पेगी बहुत समझदार है। वो इन सारी खबरों से वाकिफ थी और उसे ये बात भी पता है कि उसके पिता क्या काम किया करते थे। वो इस बात को जानती है कि जिमी को मारना इतना आसान नहीं है, किसी अपने आदमी ने ही उसे गायब किया है और उसका सबसे खास फ्रैंक ही था। पेगी को ये बात भली भांति पता है कि उसके पिता ने मारा है जिमी को और जिमी उसके पिता की तरह था। अब पेगी बहुत ही ज्यादा भड़की हुई है। वो घर को छोड़ करके चली जाती है ताकि कभी भी उसको शक्ल न देखनी पड़े फ्रैंक की। दूसरी तरफ ये बात अब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है कि जिमी कहाँ गायब हो गया। सारी इंटेलिजेंस वाली एजेंसी सबके पीछे लग जाती है इस बात का पता लगाने के लिए, मगर जिमी का पता किसी को नहीं चलता। लेकिन जब ये सारे लोगों पर जासूसी करते हैं तब इनके बाकी क्राइम्स के बारे में लोगों को पता लगने लगता है। धीरे धीरे करके अब सब पे मुकदमा चल रहा है। जितने भी क्रिमिनल्स थे सबको एक एक करके जेल में डाला जा रहा है और इसी चीज में रसेल और फ्रैंक भी जेल चले आते हैं। उन पर भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। उन्होंने जितने भी छोटे मोटे गुनाह किए थे वो सारे सामने आ गए और लोग अब उनके खिलाफ गवाही भी दे रहे हैं। अब ये सारे के सारे लोग जेल में हैं और जेल में ही उनकी उम्र बीतती जा रही है। जैसे जैसे ये बूढ़े होते हैं इन्हें बीमारियां होनी शुरू हो जाती है और एक एक करके सारे लोग मारे जा रहे हैं। लगभग सारा माफिया साम्राज्य खत्म हो चुका है। एक दिन रसेल की भी मौत हो जाती है, मगर अभी भी फ्रैंक जिंदा है। उसे थोड़े समय के बाद छोड़ दिया जाता है। बाहर आने के बाद उसे लगता है कि उसके परिवार वाले उसके साथ रहेंगे, मगर कोई भी उसका साथ नहीं देता। वो अपाहिज हो चुका है। इसी हालत में वो पहुंचता है पेगी के पास, मगर पेगी उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तब वो अपने बाकी बच्चों से मिलता है और उन पर चिल्लाता भी है। तब उसकी बच्ची कहती है कि आप हम पर अब चिल्ला रहे हैं, जब आपको चिल्लाना था तब आप गायब हो गए थे। आप अपनी दुनिया में रहते थे, आपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, आप सिर्फ हमारे लिए पैसे भेजते थे, आपने कभी भी हमारी परवाह नहीं की, आपने दुनिया के सबसे बुरे काम किए हैं। ये बात सबको पता है कि आपने किसको मारा है। आप अकेले ही रहने के लायक हैं, हम में से कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। फ्रैंक इन सारी बातों को समझ जाता है। उसे पता है कि उसका अंत अकेला ही होने वाला है और उसका अंत बहुत ही जल्द आएगा। तब वो सबसे पहले जाकर के अपने लिए कब्र चुनता है। उसे पता है कि ये चीज भी करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। कब्र के बाद वो टाइल्स भी चुनता है जो उसके कब्र के ऊपर होगा और उसका नाम कैसे लिखना है और क्या क्या चीजें लिखनी है वो सारी बातें भी वही बताता है। रात को एक पादरी को बुलाता है और बताता है कि उसका फ्यूनरल कैसा होना चाहिए। पादरी सारी बातों को समझ करके यहाँ से जा रहा है। जाते समय जब वो दरवाजा बंद करता है तब फ्रैंक उसे कहता है कि दरवाजे को पूरा बंद मत करो, थोड़ा सा खुला छोड़ दो। तब खुला छोड़ने के बाद पादरी चला जाता है। ऐसी चीजें जिमी किया करता था। वो कभी भी अपने दरवाजे को पूरा बंद नहीं करता था। इस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि फ्रैंक ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है कि जिमी को मारना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो पाप इतना बड़ा था जिसकी सजा पूरे अंडरवर्ल्ड ने भुगती और वो अभी भी भुगत रहा है। जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती तब तक ये पाप उसे खाते रहेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।